जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन बैंक से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको पॉलिटिकल साइंस का जो आपको प्रश्न 2022 में जो पूछे गए थे उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के सेशन का यह जो है आपको पहला क्लास है आपको 2022 के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप 2023 के जो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, अगर आप उसे नहीं देखे हुए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देखेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, समझिए, ठीक है ना। तो देखिए, कह रहा है कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की जो स्थापना की गई थी वो आपको कब की गई थी। देखिए, कह रहा है 1687, 1688, 1857 और उसके बाद आपको 1950। तो देखिए, तो भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था ना, वो आपको 1688 में, कितना में स्थापित हुआ था, 1688 में, ठीक है ना। तो भारत में ये जो पहला नगर निगम है, इसे स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। किसको जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही क्या हुआ था कि भारत में पहला नगर निगम जो था वो आपको स्थापित किया गया था। आपको मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या स्थापित किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि बताइए कि पहला नगर निगम भारत में कहाँ स्थापित हुआ था, तो आप क्या कहोगे? मद्रास प्रेसिडेंसी में। कब स्थापित हुआ था? तो क्या कहेंगे? 1688 ईस्वी में, ठीक है ना। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो आपको पूर्वी हिस्सा था, क्या था? पूर्वी हिस्सा, इसी में इस नगर निगम को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में पहला नगर निगम जो है, ठीक है ना, किसके द्वारा स्थापित हुआ था, तो क्या कहेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कहाँ? तो मद्रास प्रेसिडेंसी के आपको जो पूर्वी भाग है वहीं पे, ठीक है ना। और कब स्थापित हुआ था? 1688 में। फिर यहाँ से देखिए कि कई सारे वर्ष दिए गए हैं, इस वर्ष के बारे में भी थोड़ा बहुत क्या कीजिए, जान लीजिए, क्योंकि हम लोग ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं चलेंगे। जैसे देखिए 1950 दिया हुआ है, तो 1950 में क्या हुआ था यह जान लीजिए, ठीक है ना। तो 25 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, क्या है, 25 जनवरी 1950 को भारत में क्या होता है कि आपको चुनाव आयोग का गठन होता है। किसका गठन होता है? चुनाव आयोग का गठन होता है। इसीलिए 25 जनवरी को हमारे यहाँ जो है वो आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है ना। ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, यह क्यों मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो देखिए, मतदाताओं को अपने मत के प्रति जागृत करने के लिए क्या है कि 25 जनवरी को प्रत्येक साल जो होते हैं वो आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन जो होता है वो आपको क्या होता है, वर्ष 1950 में भारत में इलेक्शन कमीशन का क्या होता है कि आपको गठन होता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को देख लेना है। 1857 में पहला सिपाही विद्रोह हुआ था भारत में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो एक नंबर प्रश्न है ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। जहां भी दिक्कत होगी आपको बताना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो देखिए, प्रश्न आपका क्या है, पहले समझिए। कह रहा है कि बिहार में, ठीक है ना, कितने नगर निगम है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है आपको 10, ऑप्शन बी जो है वो आपको 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी जो है 15। तो देखिए, तो इसमें से दिए गए जो भी ऑप्शन है ना, वो सब के सब जो है वो आपको गलत है। क्या है? गलत है। बिहार में जो अभी नगर निगम है, क्या है? नगर निगम है, उसकी संख्या कितनी है, समझ आइए। तो देखिए, तो बिहार में अभी 19 नगर निगम है। क्या है? 19 नगर निगम है, इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावे आपको 88 जो है नगर परिषद है और 154 जो है वो आपको नगर पंचायत है। यानी कि उसी को कहते हैं हम लोग नगर परिषद। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर, बिहार में पहला नगर निगम जो स्थापित हुआ था वह कौन हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए, भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था वो तो मद्रास में हुआ था। लेकिन जब बिहार की बात आएगी ना, तो यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है ना, कि बिहार में स्थापित क्या है, बिहार में स्थापित पहला नगर निगम क्या कहेंगे, बिहार में स्थापित पहला नगर निगम क्या है, पहला नगर निगम तो हुआ था आपको पटना। क्या है?
पटना नगर निगम, ठीक है ना? तो इसे भी आपको याद रखना है कि बिहार में स्थापित जो पहला नगर निगम था वो कौन था? पटना नगर निगम, जिसकी स्थापना आपको 1952 में होती है। और अभी जो नगर निगम की संख्या बढ़कर हो गई है वो आपको कितनी हो गई है जानते हैं? तो वो आपको 19 हो गई है। कितनी हो गई है? 19 हो गई है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो ये जो प्रश्न दे रहा है 2 नंबर, ठीक है ना? तो 2 नंबर में जो भी ऑप्शन है वो सारे के सारे जो है वो आपको गलत है। तो इस डाटा को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार जो है कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो कह रहा है बॉम्बे प्लान, ठीक है ना? इसके बाद आपको गांधी दर्शन से, सोवियत संघ से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार है ना साथियों, वो आपको सोवियत संघ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से। इसी सोवियत संघ को हम लोग यूएसएसआर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएसएसआर भी कहते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको यूएसएसआर में ही क्या हुआ था कि आपको नियोजित जो आपको व्यवस्था है, ठीक है ना? उसको क्या किया गया था कि आपको अपनाया गया था। मतलब कि आर्थिक नियोजन को अगर सबसे पहले कोई देश शुरू किया था, तो वह देश कौन था जानते हैं? तो वह आपको यानी कि सोवियत संघ था। कौन था? सोवियत संघ था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आती है, ये जो सोवियत संघ है क्या है? सोवियत संघ है, ठीक है ना? यह अस्तित्व में कब आया था? तो देखिए, तो सोवियत संघ जो है ना 1922 में बना था। और 1991 में सोवियत संघ का क्या हो जाता है कि आपको विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सोवियत संघ के जो संस्थापक थे क्या थे? संस्थापक थे वह कौन थे? तो देखिए, सोवियत संघ के संस्थापक जो थे वो आपको लेनिन थे। क्या थे? लेनिन थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और लेनिन के नेतृत्व में ही क्या हुआ था जानते हैं? कि आपको रूस में जो है वो आपको बोल्शेविक क्रांति जो थी वो आपको हुई थी। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और लेनिन का जो जीवन काल है 1870 से 1924 तक, इसे भी आप याद रखिएगा। कहेंगे सर आप इसे क्यों बताएं? आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो आप कहोगे 1924 में, ठीक है ना? फिर यहाँ से बात आएगी यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था। तो देखिए, तो इसका जो विघटन हुआ था ना वो आपको 25 दिसंबर 1991 को, ठीक है ना? तो इन चीजों को याद रखना है। सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो थे वो आपको मिखाइल गोर्बाचोव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? तो क्या कहेंगे? मिखाइल गोर्बाचोव। चलिए यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जिस पे विचार करते हैं। देखिए बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान जो था 1944 में जो था वो आपको तैयार किया गया था आपको, यानी कि भारत के विकास के लिए, यानी कि बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा इस प्लान को क्या किया गया था कि आपको शुरू किया गया था, ठीक है ना? तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, और भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, वो कहाँ से है? हम कहेंगे सोवियत संघ से प्रेरित है। और इसी नियोजित अर्थव्यवस्था को हमारे यहाँ आर्थिक नियोजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक नियोजन। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? आर्थिक नियोजन। नहीं तो बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना। तो याद रहेगा कि भारत में ये जो पंचवर्षीय योजना है, या आप कहिए आर्थिक नियोजन, क्या कहिए? आर्थिक नियोजन, इस सब का जो विचार है वो आपको कहाँ से प्रेरित है? तो आप क्या कहोगे कि सर ये सभी जो है सोवियत संघ से क्या है कि आपको प्रेरित है, ठीक है ना? तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं 3 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा? तो देखिए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, तो इस दिए गए ऑप्शन में ना आपको क्या क्या है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, पंडित नेहरू। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। क्या है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो देखिए, डॉक्टर एस राधा कृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद पंडित नेहरू जी को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर इधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें 1954 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आप यहाँ से कहेंगे कि सर 1954 में तो यहाँ पर 2 व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है, मतलब दिए गए ऑप्शन से, ठीक है ना? हालांकि एक व्यक्ति और है जिन्हें आपको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो थे आपको सीवी रमन। तो सीवी रमन को भी
1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। तो देखिए 1954 में भारत रत्न से किन तीन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था? सीवी रमन को, ठीक है ना, एस राधाकृष्णन साहब को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी साहब को। लेकिन यहाँ जो सबसे पहले सम्मानित किया गया था ना, वो आपको एस राधा कृष्णन को, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर भारत रत्न है क्या? तो देखिए भारत रत्न जो है ना, भारत सरकार का सबसे बड़ा जो है वो आपको नागरिक सम्मान है। क्या है? नागरिक सम्मान है। याद रखिएगा कि भारत रत्न क्या है, तो कहेंगे भारत सरकार का सबसे बड़ा जो है वो आपको नागरिक सम्मान है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि भारत के जो नागरिक सम्मान है, क्या है? नागरिक सम्मान, इसको क्या करेंगे कि दो भागों में बांट देंगे। क्या करेंगे? बांट देंगे। और ये जो देख रहे हैं नागरिक सम्मान, इसकी जो शुरुआत होती है वो आपको 1954 में, कितना में होती है? 1954 में। तो देखिए, तो ये जो नागरिक सम्मान है, इसको कितने भागों में बांटना है? आपको दो भागों में। तो देखिए, एक हो जाएगा आपको भारत रत्न, क्या हो जाएगा? भारत रत्न, ठीक है ना। और एक हो जाएगा आपको पद्म पुरस्कार, क्या हो जाएगा? पद्म पुरस्कार, क्या हो जाएगा? पद्म पुरस्कार। देखिए, एक भारत रत्न और एक जो हो जाएगा, कौन हो जाएगा जानते हैं? आपको पद्म पुरस्कार। तो ये जो आप देख रहे हैं भारत रत्न, इसकी शुरुआत होती है 1954 में, ठीक है ना। पद्म पुरस्कार की भी जो शुरुआत होती है 1954 में, क्या है? 1954 में। लेकिन क्या होता है 1955 में इस पद्म पुरस्कार को तीन श्रेणियों में बांट दिया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि 1955 में पद्म पुरस्कार को कितने श्रेणियों में बांट दिया जाता है? आपको तीन श्रेणियों में। एक आपको सबसे पहले पद्म विभूषण, क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण, क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण, ठीक है ना। उसके बाद आपको पद्म भूषण, क्या हो जाएगा? पद्म भूषण, ठीक है ना। उसके बाद आपको पद्म श्री, क्या हो जाएगा? पद्म श्री, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से याद रखिएगा, क्या करना है आपको? याद रखना है कि भारत के जो आपको नागरिक पुरस्कार है उसको दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले भारत रत्न, उसके बाद आपको पद्म श्रेणी के पुरस्कार। तो पद्म श्रेणी के अंतर्गत तीन पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। क्या कहेंगे? पद्म श्री। तो वरीयता के हिसाब से देखा जाए, कभी-कभी आपको सजाने के हिसाब से भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है? तो देखिए, तो सबसे बड़े नागरिक सम्मान की बात करेंगे, तो आपको एक नंबर में इधर आइएगा, तो सबसे पहले आपको भारत रत्न, क्या है? भारत रत्न। दूसरे नंबर में अगर पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है? तो वह हो जाएगा, आपको कौन जानते हैं? होगा आपको पद्म विभूषण, क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण, ठीक है ना। उसके बाद 3 नंबर में पूछा जाएगा, हो जाएगा आपको पद्म, क्या हो जाएगा? पद्म भूषण, क्या हो जाएगा? पद्म भूषण, ठीक है ना। और 4 नंबर में पूछा जाएगा, हो जाएगा आपको क्या जानते हैं? पद्मश्री, क्या है? पद्मश्री। तो कभी-कभी आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं, कंपटीशन में जाइएगा तो वहाँ पर भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। कि भारत में जो को दिए जाने वाले नागरिक सम्मान है, उसको क्रम के हिसाब से सजाइए। तो इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हो? सजा सकते हो। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे पहले भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो इस दिए गए ऑप्शन में डॉक्टर एस राधा कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है? सही है। तो आप लोग इसे जल्दी से क्या करेंगे? देख लेंगे, और जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना? ताकि आपकी समस्या का हम हर हाल में समाधान कर सके, ठीक है ना? और जहाँ भी दिक्कत हो बार-बार बोलते हैं कि आपको बताना है, क्या करना है? बताना है। जब तक बताओगे नहीं, जब तक हम आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएँगे। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, कह रहा है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक जो था, वो आपको कौन था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो देखिए, तो ये जो भारतीय जनसंघ है ना, इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब होती है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? 1991 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1991 ईस्वी में। तो इसी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो भारतीय जनसंघ है, इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू कैबिनेट से क्या है कि आपको इस्तीफा दे दिए थे। और इस प्रकार से, ठीक है ना, ये पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री बने जो आपको केंद्रीय कैबिनेट से क्या किए थे कि आपको इस्तीफा दिए थे। क्या किए थे? इस्तीफा दिए थे। तो यहाँ से इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि पहले केंद्रीय मंत्री क्या है? पहले केंद्रीय मंत्री जिन्होंने क्या किया था जानते हैं? कि आपको इस्तीफा दे दिए। क्या दे दिए? इस्तीफा दे दिए। किस सरकार में इस्तीफा दिए थे? तो कहेंगे आपको नेहरू सरकार में। क्या कहेंगे? नेहरू मंत्रिमंडल से इन्होंने क्या कर दिए थे जानते हैं? कि आपको त्याग पद दे दिए थे। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है ना, कि पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो आपको त्याग पद दे दिए थे, ठीक है ना।
नेहरू मंत्रिमंडल से और 1951 में जनसंघ की स्थापना करते हैं। और अभी इसी जनसंघ का जो आपको नया नाम है वह है आपको भारतीय जनता पार्टी। क्या है? भारतीय जनता पार्टी। क्या है? भारतीय जनता पार्टी। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना, किस पार्टी का नया रूप है, तो क्या कहेंगे? भारतीय जनसंघ का। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को होती है। कब होती है? 6 अप्रैल 1980 को। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर इसके फाउंडर जो थे कौन थे? तो इसके फाउंडर और प्रथम जो अध्यक्ष थे वो ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्या थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको लाल कृष्ण आडवाणी, क्या कहेंगे? लाल कृष्ण, ठीक है ना, आडवाणी। क्या है? आडवाणी। इसके अलावा आपको मुरली मनोहर जोशी, क्या कहेंगे? मुरली। क्या है? मुरली मनोहर। क्या है? मनोहर जोशी, ठीक है ना। तो ये सभी जो थे भारतीय जनता पार्टी के क्या थे कि आपको संस्थापक थे। और अगर आज के डेट में अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, तो यह देश की सबसे बड़ी क्या है कि आपको पार्टी है। देश ही नहीं, यह दुनिया की सबसे अधिक सदस्यता वाली क्या है कि आपको पार्टी है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्या जानते हैं कि आपको भाजपा से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मतलब भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जीवन काल में 3 बार प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना। पहले बार बनते हैं 1996 में, आपको 13 दिनों के लिए, ठीक है ना। फिर आपको 98 से 99 जो होता है इनका कार्यकाल आपको 1 साल का मतलब 13 महीना का रहता है। उसके बाद फिर आपको 5 साल के लिए क्या होते हैं कि ये आपको प्रधानमंत्री बनते हैं। और इस प्रकार से ये पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि प्रथम पूर्णतः क्या पूछा जाएगा? प्रथम पूर्णतः क्या है? पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। क्या कहेंगे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो देखिए प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे ना वो ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। मतलब 5 साल तक अपने शासन को खींचने वाले कांग्रेस से अलग किसी पार्टी का अगर कोई प्रधानमंत्री थे तो वे कौन थे जानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसीलिए ठीक है ना इन्हें कहा जाता है प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। और सीधे पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अब हम कहेंगे आपको मोरारजी देसाई, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मोरारजी देसाई। क्या है? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई आखिरकार कौन थे? तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको प्रथम गैर कांग्रेसी क्या कहेंगे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। आप प्रथम पुनः कहेंगे तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उम्मीद है कि आपको ये जो 5 नंबर प्रश्न है वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए और इसमें जो भी क्वेश्चन का एनालिसिस किया जा रहा है ना, समझिए ये कंपटीशन बेसिस एनालिसिस किया जा रहा है। मतलब ये कॉम्पिटिटिव छात्र छात्राओं के लिए भी क्या है कि आपको बेहद उपयोगी है। तो आप लोग अपने भाई बहन में भी इसे क्या करेंगे? शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1960 में किन दो राज्यों का निर्माण हुआ था? तो देखिए तो 1960 में आपको क्या जानते हैं कि आपको महाराष्ट्र और गुजरात का जो है वो आपको निर्माण हुआ था। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर ये जो महाराष्ट्र है और गुजरात है इसका गठन जो हुआ था कब हुआ था? तो 1960 में, ठीक है ना। यानी मई 1960 में। इस बात को आपको याद रखना है। कब हुआ था बताइए तो? तो कहेंगे मई। क्या कहेंगे? मई 1960 में। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना है, ठीक ना। इसमें और भी राज्य है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए तो भारत में प्रारंभ में जो राज्यों का गठन हुआ था, ठीक है ना, पुनर्गठन हुआ था, वह भाषा के आधार पर हुआ था। कैसे हुआ था? भाषा के आधार पर हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए तो उस समय धीरे धीरे करके जो कुछ राज्य बने, क्या बने? राज्य बने। कैसे सभी राज्य जो है टूटे, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं 1956 की। किसकी बात करेंगे? 1956 की, ठीक है ना। तो 1956 में क्या हुआ था? आपको दो द्विभाषी राज्य बना था। एक आपको बम्बई, क्या है? बम्बई। और एक जो बना था आपको पंजाब। क्या है? पंजाब। तो देखिए तो ये जो बम्बई देख रहे हैं ना, इसी बम्बई से टूटकर क्या बना था जानते हैं? तो महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में। देखिए फिर हम चलेंगे आपको अगले ईयर 1963 में चलते हैं, इससे आगे वाला ईयर में, ठीक है ना। तो देखिए तो याद रखिएगा
1963 में नागालैंड बना था। क्या बना था? नागालैंड। वो भी सामरिक महत्व के आधार पर। कैसे? सामरिक महत्व के आधार पर। उसके बाद चलिए 1966 में, तो 1966 में पंजाब राज्य का क्या हुआ था कि आपको पुनर्गठन हुआ, और पंजाब से अलग एक नया राज्य बना था, वो था आपको हरियाणा, हिंदी भाषा के आधार पर। ठीक है ना? तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए फिर है आपको 1971 में आपको हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश जो है वो आपको बना था। इस बात को याद रखना है। चलिए 1975 में आपको सिक्किम बना था। क्या बना था? सिक्किम बना था। तो इन चीजों को याद रखना है। चलिए उसके बाद है आपको, चलिए 2000 में डायरेक्ट चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हम उसको देख रहे हैं। तो 2000 में आपको कौन कौन राज्य बना था, देखिए आप बता सकते हो। ठीक है ना? तो 2000 में आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है ना? छत्तीसगढ़ के अलावा जो है वो आपको कौन बना था? तो उत्तराखंड। कौन बना था? उत्तराखंड। उत्तराखंड के अलावा आपको यानी कि झारखंड। क्या कहेंगे? झारखंड। ठीक है ना? देखिए उत्तरा क्या है? उत्तराखंड। इसके बाद आपको झारखंड। क्या है? झारखंड। तो ये तीन राज्य जो बना था ना वो आपको 2000 में। उसके बाद आइएगा तो आपको 2014 में, तो 2014 में कौन राज्य बना था बताइए तो? आपको तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना? तो देखिए आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पहले इसे समझिए। ठीक है ना? ये जो भी राज्य के गठन वर्ष बताए हैं उसको आपको देख लेना है। क्या है? देख लेना है। ठीक है ना? फिर आपको 1987 में अगर हम बात करते हैं तो 1987 में भी कई सारे राज्य बने थे। जैसे देखिए कि आपको गोवा। क्या है? गोवा। ठीक है ना? गोवा के अलावा जो है वो आपको मिजोरम। क्या है? मिजोरम। मिजोरम के अलावा जो है आपको अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यह राज्य जो बना था कब बना था बताइए था? ये तीनों के तीनों जो बना था 1987 में। कितना बना था? 1987 में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद 1972 में आइएगा तो 1972 में भी क्या है कि आपको कई सारे राज्यों का गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं 1972 में किन किन राज्यों का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें एक आ जाएगा आपको त्रिपुरा। क्या जाएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा के अलावा आपको मणिपुर। क्या है? मणिपुर। मणिपुर के अलावा जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? आपको मेघालय। क्या है? मेघालय। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है ना? यहाँ पे नहीं बुझा रहा होगा। ठीक है ना? हम यहाँ पे इसको बढ़िया से थोड़ा सा अलग कलर करके बता दे रहे हैं। ठीक है ना? चलिए देखिए यहाँ, क्योंकि ये कलर यहाँ पे मैच नहीं कर पाया। ठीक है ना? 1972 की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 1972 की। तो देखिए 1972 में आपको तीन राज्य बने थे। एक था आपको सबसे पहले याद रखिएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के अलावा जो है वो आपको मेघालय। क्या है? मेघालय। मेघालय के अलावा आपको मणिपुर। क्या है? मणिपुर। तो देखिए, तो 1960 से लेके, ठीक है ना, अभी तक जितने भी राज्य बने सबके बारे में हम आपको बता दिए। जैसे देखिए 1972 में क्या है आपको त्रिपुरा, मेघालय और कौन है जानते हैं? मणिपुर बना था। 1971 में आइएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना? तो यहाँ पे जितने भी राज्य का गठन वर्ष बताया है ना सबको आप क्या करोगे? लिख लोगे, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा था? 1960 में किन राज्यों का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो क्या कहेंगे? 1960 में जो है वो आपको महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है भाइयों? तो वो आपको सही है। क्या है? सही है। तो अगर कहीं से दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताओगे, बार बार आपको बोला जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कह रहा है 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो देखिए 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो था ना वो आपको भाषा था। क्या था? भाषा था। और एक चीज याद रखिएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था ना वो आपको आंध्र प्रदेश था। क्या था? आंध्र प्रदेश था। तो याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था? ये क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? और भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए क्या हुआ था कि 1953 में, क्या नाम है? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या कहेंगे? राज्य पुनर्गठन आयोग जो था वो आपको बना था। कौन आयोग बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग जो था वो आपको बना था। तो यहाँ से एक बात आती है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था कब बना था? तो क्या कहेंगे? 1953 में। क्या नाम है? 1953 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना? और राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, क्या दी थी? रिपोर्ट भारत सरकार को कब? तो 1955 में। ठीक है ना? और इसके रिपोर्ट के आधार पर जो अधिनियम बना था, क्या बना था? अधिनियम बना था। ठीक है ना? वह आपको 1956 में बना था। कब बना था? 56 में। तो यहाँ से इस चीज को भी आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया जाता है कब? 1953 में। किस लिए किया जाता है? तब भारत में राज्यों का गठन किस
आधार पर हो, ये चीज़ सुझाने के लिए, ठीक है ना? दूसरी बात कि ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब दिया? 1955 में, और इसी की रिपोर्ट को आधार मानकर 1956 में क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था, वो आपको बना था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था, उसके जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे ना, वो आपको फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? और इसी राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है, ठीक है ना? उसके आधार पर क्या हुआ था कि आपको मतलब राज्यों का मतलब पुनर्गठन हुआ था, और इसने सुझाया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया जाए, भारत में पुनर्गठन जो है वो आपको किया जाए। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? और इस अधिनियम को बनाने के लिए संविधान में 7वां संशोधन जो था, वो आपको किया गया था। तो कभी-कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि संविधान में 7वां संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1956 में। कितने में हुआ था? 1956 में। तो साथियों, इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इन सारे चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना? और बाद में जब हम कमेंट रीड करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? और आप लोग एक बार वीडियो के जो आपको क्या होता है विश्लेषण, उसमें मतलब जाकर ज़रूर देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएँगे। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएँगे। इसके अलावा जो आपको 2024 के लिए जो हॉट केस है, ठीक है ना? हिस्ट्री और पॉलिटिकल का, ठीक है ना? जिसको आप वहाँ से जाकर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना? जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है कि आपको मतलब रामबाण साबित होंगे, ठीक है ना? उससे बाहर से एक भी प्रश्न जो होंगे नहीं पूछे जाएँगे, ठीक है ना? तो आप उसे देख लीजिएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना? उससे पहले इस प्रश्न का सही आंसर तो वो क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, ये क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे? ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ठीक है ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी, क्या हो जाएगा? बी। और याद रखिएगा कि सरदार पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया क्या कहते हैं? आयरन मैन। याद रखिएगा, आयरन मैन ऑफ क्या कहेंगे जानते हैं? आपको इंडिया क्या है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावे भारत का लौह पुरुष क्या है? भारत का क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको लौह पुरुष क्या है? भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है ना? इसके अलावे भारत का बिस्मार्क क्या है? भारत का बिस्मार्क क्या है? बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है जानते हैं? सरदार पटेल जी को। अगर सरदार पटेल जी नहीं होते तो हमारे भारत का एकीकरण जो था वो आपको संभव नहीं था, ठीक है ना? और यहाँ से हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि सरदार पटेल जी थे कौन? तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम ये आपको गृह मंत्री थे। इसके अलावा प्रथम वो प्रधानमंत्री थे। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। थोड़ा-सा महात्मा गांधी के बारे में जान लीजिए। तो महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता क्या है? राष्ट्रपिता, ठीक है ना? इसके अलावा आपको बापू क्या है? बापू, ठीक है ना? बापू के अलावा जो हो जाएँगे, इन्हें हम लोग जादूगर क्या है? जादूगर क्या है? जादूगर। मलंग बाबा क्या है? मलंग बाबा क्या है? मलंग बाबा, ठीक है ना? आदि के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, क्या करते हैं? जानते हैं। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी वर्ष 1924 में एक बार मात्र कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, बेलगाम अधिवेशन में या बेलगांव अधिवेशन में। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग चाचा के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, क्या है? जानते हैं। ये आपको भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? दूसरी बात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, क्या है? नेहरू जो थे, इन्हें भारतीय विदेश नीति का क्या कहा जाता है कि आपको जनक कहा जाता है। तो यहाँ से इस बात को भी याद रखिएगा, भारतीय विदेश नीति क्या कहेंगे? भारतीय विदेश नीति क्या है? विदेश नीति का जनक क्या है? नीति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? तो आपको माहर का महात्मा, यानी कि बाबा साहब को क्या कहा जाता है? तो आपको माहर का महात्मा। इसके अलावा आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि बाबा साहब को आधुनिक मनु क्या कहेंगे? आधुनिक मनु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु भी कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात, भारतीय संविधान का जनक क्या है? भारतीय संविधान क्या कहेंगे? संविधान का जो जनक है, क्या है? जनक है। किन्हें कहा जाता है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। तो इन सभी बातों को आपको साथियों अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो देखिए, माहर का महात्मा, आधुनिक मनु, ठीक है ना? इसके अलावा भारतीय संविधान का जनक, सब किन्हें कहा जाता है? तो
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। तो इन सभी चीज़ों को याद रखना है आपको, ठीक है ना? भारतीय विदेश नीति का जनक कहेंगे तो क्या कहिएगा? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष, भारत का आविष्कार किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या कहेंगे जानते हैं? गृह मंत्री। और इसके अलावा आपको प्रथम उप प्रधानमंत्री क्या है? उप प्रधानमंत्री जो थे कौन थे? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? अब चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन इससे पहले इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो आपको बी हो जाएगा। तो आप लोग इसे जल्दी से देख लीजिए, ठीक है ना? और प्रश्न की ओर क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? अब ये क्वेश्चन हाल फिलहाल थोड़ा देर पहले बताए थे, इस पे ज्यादा एनालिसिस हम नहीं करेंगे। तो देखिए, पंजाब का पुनर्गठन जो है 1966 में हुआ था, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको भी हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखिएगा, 1956 में दो द्विभाषी राज्य बने थे। कौन कौन? तो एक आपको पंजाब क्या है? पंजाब। और एक जो बना था आपको बम्बई। क्या बना था? बम्बई। तो देखिए, बम्बई जो बना था ना, वो आपको गुजराती क्या है? गुजराती। और मराठी क्या है? मराठी भाषा के आधार पर द्विभाषी राज्य बना था। जबकि पंजाब जो है, पंजाबी और हिंदी क्या कहेंगे? पंजाबी और हिंदी के आधार पर जो है द्विभाषी राज्य बना था, ठीक है ना? तो 1960 में आपको बम्बई जो होता है, वो आपको क्या हो जाता है कि आपको मतलब कि दो भागों में बट जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र में। और 1966 में पंजाब से अलग होकर क्या होता है? हरियाणा बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हो जाएगा आपको 2000 में। तो 2000 में आपको तीन राज्यों का क्या हुआ था कि आपको गठन किया गया था। देखिए, एक है सबसे पहले 1 नवंबर 2000, ठीक है ना? तो इस दिन जो हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य क्या क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था, ठीक है ना? उसके बाद 9 नवंबर 2000 इस दिन जो है आपको उत्तराखंड क्या कहेंगे? उत्तराखंड राज्य का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। उसके बाद है आपको 15 नवंबर 2000 क्या है? 15 नवंबर 2000। तो इस दिन जो है ना, वो आपको क्या हुआ था जानते हैं? झारखंड क्या है? झारखंड का जो है वो आपको गठन जो है वो आपको हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। तो देखिए, तो यहाँ से 2000 में तीन राज्यों का गठन हुआ। कौन कौन हुआ इसको आपको देख लेना है, ठीक है ना? तो देखिए, और 2019 में क्या है कि आपको जम्मू कश्मीर का क्या हुआ था कि पुनर्गठन किया गया। और जम्मू कश्मीर को दो भागों में तोड़ दिया गया। तो एक है आपको लद्दाख। क्या बना? लद्दाख बना। क्या बना? लद्दाख। देख लीजिए क्या बना? तो लद्दाख। यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए, ठीक है ना? 2019 में जम्मू कश्मीर का क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ। और पुनर्गठन के बाद जो होता है वो आपको इसको लद्दाख क्या है? लद्दाख, ठीक है ना? और जम्मू और कश्मीर में क्या होता है कि आपको तोड़ दिया जाता है। क्या है? तोड़ दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया जाता है। तो अभी आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जो है भारत का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और अभी भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछेंगे ना, तो वह आपको 8 है। क्या है? 8 है। तो याद रखिएगा कि भारत में अभी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो आपको 8 है। इसके अलावा राज्य पूछेंगे तो वो आपको 28। क्या है? 28, ठीक है ना? तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर पहले तो आपको बी। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, आप लोग स्वयं बना सकते हैं इसको, ठीक है ना? कह रहा है कि नागा नेशनल काउंसिल का नेता जो था वो आपको कौन था? तो देखिए, ऑप्शन का जिसमें जितने भी दिए गए हैं, ठीक है ना, उसको पहले देख लीजिए। अगाथा संगमा, पीए संगमा, लालडेंगा, आगामी जापू फिजो, ठीक है ना? तो देखिए, तो ये जो सही आंसर हो जाएगा जापू फिजो। क्या हो जाएगा? जापू फिजो मतलब डी। तो देखिए, तो ये जो नागा नेशनल काउंसिल है या इसी को कहा जाता है नागा राष्ट्रीय परिषद। क्या कहा जाता है? नागा राष्ट्रीय परिषद। क्या है? नागा राष्ट्रीय परिषद, इसी को कहा जाता है, ठीक है ना? तो याद रहेगा। तो ये जो नागा राष्ट्रीय परिषद है, ये आपको क्या था? तो नागालैंड में क्या था कि आपको ये किया राजनीतिक संगठन था। क्या था? एक राजनीतिक संगठन था। क्या था? राजनीतिक संगठन था। याद रखिएगा कि नागा राष्ट्रीय परिषद क्या था? एक राजनीतिक संगठन था जो आपको 1900 कितना था आपको 40 से 50 तक जो था वो आपको सक्रिय रहा था। क्या रहा था? सक्रिय रहा था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? तो ये नागाओं के हित के लिए क्या हुआ था कि आपको बना हुआ था, ठीक है ना? तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर नागालैंड राज्य जो बना था वो कब बना था? तो देखिए, नागालैंड राज्य का गठन जो हुआ था ना, वो आपको
सामरिक महत्व के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर हुआ था? सामरिक महत्व के आधार पर। तो नागालैंड राज्य का गठन सामरिक महत्व के आधार पर कब हुआ था? तो वो आपको 1963 में। क्या हुआ था? 1963 में असम का एक भाग काटकर नागालैंड राज्य का क्या हुआ था कि आपको निर्माण किया गया था। कब? तो आपको 1900 क्या कहेंगे जानते हैं? 63 में। तो यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सामरिक महत्व के आधार पर, किसके आधार पर? सामरिक, ठीक है ना, याद रखिएगा, सामरिक महत्व क्या है? महत्व के आधार पर क्या कहेंगे? सामरिक महत्व के आधार पर, ठीक है ना, गठित पहला राज्य क्या कहेंगे? गठित पहला राज्य क्या है? पहला राज्य कौन था? तो देखिए, तो सामरिक महत्व के आधार पर गठित जो आपको पहला राज्य था वो आपको नागालैंड था। कौन था? नागालैंड था। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप ये सारे चीजें होंगे समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना, ये भी आप बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो होते हैं मनोनीत होते हैं, ठीक है ना, क्या है? मनोनीत होते हैं। तो देखिए, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो होते हैं ना वो आपको 12 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं, ठीक है ना। इस अनुच्छेद के तहत तो कहेंगे अनुच्छेद, ठीक है ना, 80 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 80 के तहत। तो देखिए, तो यहाँ से एक बात आएगी कि सर अनुच्छेद 80 के तहत, ठीक है ना, क्या आएगा? अनुच्छेद 80 के तहत जो है आपको इन व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो देखिए, वह व्यक्ति जो है ना आपको कुछ क्षेत्रों में क्या हो विशेष ख्याति प्राप्त हो, जैसे आपको कला क्या है? कला, ठीक है ना, साहित्य क्या है? साहित्य, इसके अलावा आपको क्या है? कला हो गया, साहित्य हो गया, ठीक है ना, समाज सेवा हो गया। क्या हो गया? समाज सेवा हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको विज्ञान क्या है? विज्ञान। तो जो व्यक्ति क्या होते हैं जानते हैं कि आपको कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत क्या कहते हैं जानते हैं? राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। क्या कहते हैं? मनोनीत करते हैं। तो देखिए, तो राज्यसभा में, ठीक है ना, आपको राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन होता है, ठीक है ना, यह पद्धति भारत में जो है वो आपको आयरलैंड से प्रेरित है। क्या है? आयरलैंड से प्रेरित है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा में क्या कहेंगे? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा क्या कहेंगे? राष्ट्रपति द्वारा क्या है? द्वारा, ठीक है ना, मनोनयन क्या है? मनोनयन, ठीक है ना, क्या है? मनोनयन की जो पद्धति है क्या है? पद्धति है, ठीक है ना, वो आपको किस देश से प्रेरित है? तो कहेंगे आपको कहाँ से जानते हैं? आपको आयरलैंड से। क्या कहेंगे? आयरलैंड से। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। कहाँ से? तो आपको आयरलैंड से, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। क्या है? आगे चलते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और आएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा, वो ये ऊपर वैसे ही लग गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि भारत में जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वो किस देश से प्रेरित है? तो क्या कहिएगा जानते हैं? तो आपको आयरलैंड से, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन क्या कहेंगे? राज्यसभा क्या है? राज्यसभा सदस्यों क्या है? सदस्यों का निर्वाचन क्या है? निर्वाचन। यह कहाँ से प्रेरित है? तो राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है ना साथियों, वह आपको दक्षिण अफ्रीका क्या कहेंगे? दक्षिण अफ्रीका क्या कहेंगे? दक्षिण अफ्रीका से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपके एग्जाम में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको बता देना है। जैसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यह पद्धति जो है भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से। और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है कहाँ से प्रेरित है? तो आपको दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के निर्माण करने हेतु क्या हुआ था जानते हैं? कि आपको 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था, जिसमें से आपको सभी देश के संविधान से जो है आपको मतलब सभी कुछ नहीं लिए गए, कुछ प्रमुख देशों से कुछ प्रमुख प्रमुख जो उपबंध है वो आपको लिए गए, तो उसी को आपको जानना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को क्लास करने में मजा आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग बताएंगे। क्या करेंगे? बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए कि भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री थे वो आपको कौन थे? तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे बताइए? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से पूछा जाएगा आपसे प्रथम विदेश मंत्री, क्या पूछा जाएगा? प्रथम
विदेश मंत्री क्या है? विदेश मंत्री। इसके अलावा आपको प्रथम प्रधानमंत्री क्या पूछे जाएंगे? प्रथम प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री। तो आप क्या कहोगे जानते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद पूछा जाएगा देश के प्रथम राष्ट्रपति क्या है? प्रथम राष्ट्रपति तो क्या कहेंगे जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन चीजों को याद रखिएगा। सरदार पटेल, तो इनके बारे में अभी बताए थे कि सरदार पटेल देश के पहले क्या थे? तो आपको प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा पहले उप प्रधान क्या है? उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना। इसके अलावा देश के पहले गृह मंत्री क्या है? गृह मंत्री कौन थे? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। और अभी पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो विदेश मंत्री है वो कौन है? तो याद रखिएगा कि वर्तमान के जो विदेश मंत्री है ना साथियों, वो आपको एस जयशंकर साहब है। कौन है? एस जयशंकर साहब, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। और चलिए विदेश मंत्री से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या जानते हैं कि देश के पहले जो आपको विदेश मंत्री थे महिला में, वो आपको कौन थी? ठीक है ना। तो देश के पहले महिला विदेश मंत्री की अगर बात किया जाएगा तो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन अगर इसी में प्रश्न को ऐसे पूछा जाए कि बताइए कि देश के प्रथम पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री कौन थी, तब कहेंगे सुषमा स्वराज। क्या कहेंगे? सुषमा स्वराज। तो ऐसे डायरेक्ट आप आंसर में सुषमा स्वराज नहीं मारेंगे, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि देश के प्रथम पूर्णकालिक, ठीक है ना, महिला विदेश मंत्री प्रथम कौन थी, तब कहिएगा सुषमा स्वराज। आज सीधे पूछा जाएगा कि आपको देश की पहली महिला विदेश मंत्री, तो कहेंगे क्या जानते हैं? इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए क्या है कि आपको इन पदों को प्राप्त की थी, ठीक है ना। तो ये इसीलिए इन्हें कहा जाता है देश का पहला, क्या जानते हैं, महिला विदेश मंत्री, ठीक है ना, पहली महिला विदेश मंत्री। और सुषमा स्वराज जी जो है वो आपको जब एनडीए सरकार आपको बनी थी 2014 में, क्या है, 2014 में, तो उनमें इन्हें क्या हुआ था कि विदेश मंत्री का जो आपको पद था वो आपको दिया गया था, ठीक है ना। तो बीजेपी में कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको हम लोग नहीं भुला सकते, जैसे कि आपको वर्तमान में नितिन गडकरी साहब हो गए, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा आपको सुषमा स्वराज जी हो गए। ये लोग ऐसे नेता है भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है ना, जिन्हें पक्ष विपक्ष सब जो होते हैं वो आपको सम्मान करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर सबसे पहले तो वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समझिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, देखिए क्या कह रहा है। राज्यसभा में सभापति होता है, कह रहा है आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना, वो आपको कौन होते हैं जानते हैं? तो आपको उपराष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते नहीं लेते, वे आपको राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन क्या करते हैं कि आपको ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सर राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? तो देखिए, तो यह बात जो कही गई है ना, वो आपको अनुच्छेद 64 में, किसमें कही गई है? अनुच्छेद 64 में। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि अनुच्छेद 64 के आधार पर क्या है कि आपको कहा जाता है कि राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो कौन होंगे जानते हैं? तो आपको उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में देख लीजिए राष्ट्रपति कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए वर्तमान में जो हमारे आपको राष्ट्रपति है महामहिम, कहेंगे जानते हैं? श्रीमती, क्या कहेंगे? महामहिम श्रीमती द्रौपदी, क्या है? द्रौपदी, ठीक है ना, मुर्मू। क्या है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखिएगा। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपको श्री जगदीप, क्या है? श्री जगदीप क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको धनखड़, क्या है? जगदीप धनखड़, ठीक है ना। और ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे जानते हैं? तो आपको पश्चिम बंगाल, क्या है? पश्चिम बंगाल। और ये जो थे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये आपको झारखंड की क्या थी कि आपको राज्यपाल थी राष्ट्रपति बनने से पहले, ठीक है ना। उसके बाद प्रधानमंत्री कहेंगे तो आपको अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी, क्या है? श्री नरेंद्र मोदी, क्या है? श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। उसके बाद आपको मुख्य न्यायाधीश अभी कहेंगे तो आपको डी वाई चंद्रचूड़, क्या कहेंगे? डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है ना। अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है ना, या भारत के मुख्य न्यायाधीश वो कौन है? तो क्या कहिएगा? डी वाई चंद्रचूड़। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए करेंट चीज को भी जान लीजिए, क्योंकि ऐसे चीज भी आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, क्या है?
पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रपति जो है अभी 15वें नंबर के, इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? और इधर देखिएगा उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के, क्या है? 14वें नंबर के, ठीक है ना? और इधर देखिएगा डी.वाई. चंद्रचूड़, तो ये हो जाएँगे आपको कैवें नंबर के जानते हैं? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश, क्या है? मुख्य न्यायाधीश। और नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो ये आपको 16वें प्रधानमंत्री, क्या है? 16वें प्रधानमंत्री, ठीक है ना? वैसे आप लोग देख लीजिएगा नंबर के हिसाब से प्रधानमंत्री का, ठीक है ना? वैसे हम बोल देते हैं मोदी जी का, आप यहीं से मिला सकते हैं कि ये किस नंबर के होंगे, ठीक है ना? तो देखिए, तो सबसे पहले आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जो हो जाएँगे आपको लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, क्या है? इंदिरा गांधी। उसके बाद कौन हो जाएँगे? नहीं, नहीं, मोरारजी देसाई के बाद आपको हो जाएँगे कौन? तो आपको चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के बाद आ जाइए, फिर इंदिरा गांधी आती है, तो उनको दोबारा नहीं गिनेंगे, ठीक है ना? तो उसके बाद आपको कौन हो जाएँगे? तो ये राजीव गांधी के बाद जो हो जाएँगे बीपीसी, बीपीसी के बाद चंद्रशेखर, चंद्रशेखर के बाद जो हो जाएँगे वो आपको पीवी नरसिम्हा राव, फिर आपको अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना? अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जो हो जाएँगे कौन जानते हैं? तो आपको ये मतलब क्या कहते हैं कि आपको एचडी देवगौड़ा, उसके बाद जो हो जाएँगे आपको कौन? तो आपको आई के गुजराल, क्या है? आई के गुजराल। उसके बाद आपको मनमोहन सिंह, क्या है? मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह के बाद जो हो जाएँगे कौन? नरेंद्र मोदी जी। तो ये तो ऐसे इस हिसाब से 14 में ही होते हैं, ठीक है ना? क्या होते हैं? 14 में ही होते हैं, ठीक है ना? तो इन चीज़ों को आप अपना देख लीजिएगा मिलाकर, ठीक है ना? दूसरी बात क्या होंगे कि हमारे देश में अब तक एकमात्र व्यक्ति कार्यवाहक जो है आपको मतलब कि प्रधानमंत्री बने हैं, वो कौन है? गुलज़ारी लाल नंदा जी। तो इन सभी चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो यहाँ पे जितने प्रधानमंत्री का नाम बताए हैं, थोड़ा-सा आप उसे गूगल से चेकआउट कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए चलते हैं आगे क्या है। लेकिन इससे पहले इसका आंसर हम नहीं बताएँ कि क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो देखिए प्रधानमंत्री को जो नियुक्त करते हैं ना, वो आपको राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। किसके तहत? 75 के तहत। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना? दूसरी बात यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए अभी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आपको ओम बिरला है, क्या है? ओम बिरला है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? चलिए तो इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री जो होते हैं ना उनकी नियुक्ति होती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रधानमंत्री जो होते हैं ना वो आपको संसद के सदस्य होते हैं। तो संसद के सदस्य के रूप में, ठीक है ना, सामान्यतः जो इनको चुना जाता है वो आपको जनता के द्वारा। किसके द्वारा? जनता के द्वारा, संसद के सदस्य के रूप में, ठीक है ना? लेकिन आपको प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो जो सदन में बहुमत दल के नेता होते हैं, तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री जो नियुक्त करते हैं ना, वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है ना, वो आपको राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। देखिए, तो संवैधानिक अध्यक्ष कहेंगे तो कौन? आपको राज्यपाल। जबकि कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियाँ होती है, क्या होती है? वास्तविक शक्तियाँ, ठीक है ना? वो आपको मुख्यमंत्री में होते हैं। किसमें होते हैं? मुख्यमंत्री में। मतलब आप सीधे समझ आइए कि संवैधानिक रूप से राज्य के जो आपको अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? तो वे आपको मतलब राज्यपाल, लेकिन इनके सारी शक्तियों का प्रयोग जो करते हैं कौन? मुख्यमंत्री। इसीलिए राज्य में कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख जो कहे जाते हैं ना, वो आपको मुख्यमंत्री कौन कहे जाते हैं? मुख्यमंत्री। तो इन चीज़ों को आपको देख लेना है, ठीक है ना? फिर यहाँ देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो इस चीज़ को हमें नहीं जानना है, ठीक है ना? प्रधानमंत्री, तो ये सब हमको नहीं जानना है। प्रधानमंत्री जो होते हैं आपको संघीय स्तर पे होते हैं, केंद्र स्तर पे होते हैं। क्या होते हैं? केंद्र स्तर पर होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो यहाँ पर उच्च न्यायालय आया है, तो समझ जाइएगा देश में अभी जो उच्च न्यायालय की संख्या है वो आपको 25 है। क्या है? 25 है, ठीक है ना? और देश का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो याद रखिएगा कोलकाता उच्च न्यायालय, ठीक है ना? और देश का जो सबसे नया उच्च न्यायालय है वो है आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। क्या है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो कोलकाता उच्च न्यायालय का जो गठन होता है 1862 में, कितना में होता है? 1862 में, ठीक है ना? जबकि आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का जो गठन होता है 2019 में। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है ना? ये जो 15 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए तो? तो वह आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में किस तरह की क्या है कि आपको दलीय व्यवस्था है। तो देखिए भारत में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग को देख लीजिएगा क्योंकि हम जो है स्वयं अपने जो है इसको चेक नहीं करते हैं, ठीक है ना?
कारण क्या होता है कि टाइपिंग करने वाले को हम दे देते हैं, वहीं टाइपिंग करके देते हैं, तो थोड़ा शुद्धता अशुद्धता को देख लीजिएगा। दलीय वैसे इस प्रकार से होना चाहिए, समय अपना सुधार लीजिएगा, ठीक है ना? तो देखिए क्या कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की क्या है कि आपको दलीय व्यवस्था है, तो भारत में कैसी दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय। इसका मतलब क्या हो गया कि भारत में जो है कई सारे आपको राजनीतिक दल है, जो आपको चुनाव में भाग लेकर क्या है कि सत्ता को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है ना? तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बहुदलीय व्यवस्था किसे कहेंगे? तो कहेंगे जब किसी देश में, ठीक है ना, कि आपको अनेक पार्टियां जो हो उपस्थित हो और वह आपको निर्वाचन में हिस्सा लेकर क्या है कि आपको सत्ता को प्राप्त करना चाहता हो, तो ऐसी ही व्यवस्था वाले देश को हम लोग क्या कहते हैं? बहुदलीय व्यवस्था वाले देश, ठीक है ना? तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? फिर है एक दलीय व्यवस्था, तो जैसे देखिए चाइना में क्या है, एक दलीय व्यवस्था है, ठीक है ना? ये आपको उत्तर कोरिया में कैसा है, तो एक दलीय व्यवस्था है। ब्रिटेन में देखिएगा कैसी व्यवस्था है, द्विदलीय, क्योंकि ब्रिटेन में या तो लेबर पार्टी नहीं तो आपको कंजरवेटिव पार्टी, ठीक है ना? इसके अलावा आपको अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी नहीं तो आपको डेमोक्रेटिक पार्टी, यही दोनों जो होते हैं वो आपको सत्ता में क्या होते हैं कि आपको आते जाते रहते हैं, ठीक है ना? ब्रिटेन और अमेरिका में क्या है? ब्रिटेन और अमेरिका में कहेंगे कैसी व्यवस्था है, तो क्या कहिएगा? तो आपको द्विदलीय, मतलब प्रमुख रूप से क्या है? प्रमुख रूप से, ठीक है ना? एक दलीय की बात करेंगे तो आपको चीन क्या है? चीन और उत्तर कोरिया क्या है? उत्तर कोरिया में कैसी व्यवस्था है? तो कहेंगे एक दलीय व्यवस्था, क्या कहेंगे? एक दलीय व्यवस्था, ठीक है ना? और भारत में कैसी व्यवस्था है, तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको बहुदलीय व्यवस्था क्या है? बहुदलीय व्यवस्था। तो ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं 16 नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना? और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये भी आप कमेंट करके क्या करोगे? बताओगे, ठीक है ना? तो चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना? तो भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो आपको निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? निर्वाचक मंडल के द्वारा। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल के बारे में जो उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद कितना में जानते हैं? तो आपको 54 में, क्या है? 54 में, ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में जो चर्चा किया गया है किस अनुच्छेद में? तो कहेंगे अनुच्छेद 54 में। तो देखिए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं, जरा सा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो एक तो इसमें सबसे पहले संसद के निर्वाचित सदस्य, क्या कहेंगे? संसद के निर्वाचित सदस्य क्या है? निर्वाचित सदस्य इसमें आते हैं, ठीक है ना? क्या आते हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य। और दूसरा जो हो जाएगा आपको क्या? राज्यों के विधानसभा के क्या है? राज्यों के विधानसभाओं के क्या है? विधान, ठीक है ना? सभाओं के क्या कहेंगे जानते हैं? निर्वाचित सदस्य। क्या कहेंगे? निर्वाचित सदस्य। क्या बोलेंगे? निर्वाचित सदस्य। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन आते हैं? तो संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो संसद के निर्वाचित सदस्य कहेंगे, तो संसद में कौन कौन आते हैं? तो देखिए, तो आपको लोकसभा क्या है? लोकसभा, ठीक है ना? और लोकसभा के अलावा आपको राज्यसभा क्या है? राज्यसभा। तो देखिए, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे ना, वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करेंगे कि आपको भाग लेंगे। और इधर राज्यों के विधानसभा के, ठीक है ना, जो सदस्य होंगे यानी कि जो विधायक जनता के द्वारा चुने जाएंगे, वहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करेंगे जानते हैं? तो आपको भाग लेंगे। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं, तो आप क्या कहिएगा? तो आपको संसद के दोनों सदनों के क्या कहेंगे? निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। और उसके बाद आपको राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि विधायक लोग जो होते हैं इसमें क्या होते हैं कि आपको भाग लेते हैं, ठीक है ना? जो कि आपको जनता के द्वारा चुने गए विधायक होते हैं वे। इसका मतलब हो गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं? तो कहेंगे लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ठीक है ना? इसके अलावा आपको विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, इसके अलावा आपको विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो इस सब चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो ये जो 17 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए, मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं ना, वह लोकसभा के प्रति, ठीक है ना? और ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सूत्र है, यह आपको जो दिया गया है किस अनुच्छेद में जानते हैं? तो अनुच्छेद 75 में। क्या है? अनुच्छेद 75 में। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। यह बात जो कही गई है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 75 में। लेकिन फिर यहाँ से एक बात याद रखिएगा
कि आपको मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, ऐसी व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपको ब्रिटेन के संविधान से, कहाँ के संविधान से है? ब्रिटेन के संविधान से जो है वो आपको भारतीय संविधान में प्रेरित है। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में, तो कहेंगे अनुच्छेद 75 में। और ये जो मंत्रिपरिषद होते हैं, ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो कहेंगे लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, कि आपको उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना, सामूहिक रूप से। और इसी में पूछेंगे कि मंत्री व्यक्तिगत, क्या कहेंगे, कि आपको व्यक्तिगत मंत्री जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो कहेंगे राष्ट्रपति, क्या कहेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है ना। देखिए, तो इसे आपको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। तो कभी-कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएँगे कि बताइए कि मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? आपको राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप से कहेंगे तो आपको लोकसभा के प्रति। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता क्या है? तो एक मंत्री के द्वारा किया गया कार्य जो है सभी मंत्रियों का क्या होगा, कार्य होगा। अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ जो होता है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सभी मंत्रियों को क्या होगा, कि आपको त्याग पत्र जो होगा वो आपको देना होगा, क्या होगा, देना होगा। यही तो आपको सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या है, कि आपको सूत्र है। तो उम्मीद है साथियों कि आप सभी लोगों को ये सारे चीज जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित है किसमें? भारत की जो समस्त कार्यकारी शक्तियाँ जो है ना साथियों, वो आपको किसमें निहित है जानते हैं? तो वह आपको किसमें? तो भारत के कह रहा है कि आपको संसद में, भारत की जनता में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, क्या है? राष्ट्रपति में। तो देखिए, तो भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ जो है ना, वो आपको राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद किसके अंतर्गत जानते हैं? तो आपको 53 के अंतर्गत, क्योंकि अनुच्छेद 53 कहता है कि आपको संघ की जो कार्यकारी शक्तियाँ है वो आपको राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के क्या करेंगे, माध्यम से करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको डी हो जाएगा। और इसी में क्वेश्चन पूछता कि भारत की संप्रभुता जो है किसमें निहित है, तब हम क्या कहते हैं, आपको जनता में, क्या है, जनता में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो क्या कहिएगा, जनता में, ठीक है ना। और भारत की जो समस्त कार्यकारी शक्तियां है वो किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। और यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो अनुच्छेद 53 में। किसमें कही गई है, अनुच्छेद 53 में। तो उम्मीद है कि आप ये सारे चीजों को समझ गए होंगे, क्या होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और भारत में कार्यकारी शक्ति का जो प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति के, वो कौन करते हैं जानते हैं? तो आपको सामान्यतः इनके मंत्रिपरिषद करते हैं। कौन करते हैं? मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? तो देखिए, तो 1980 में जो होती है ना, वो आपको भारतीय जनता पार्टी, क्या है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है वो आपको होती है। और डेट याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1980। चलिए फिर यहाँ से हम चलते हैं, इसमें और भी पार्टी दिया हुआ है। जैसे आपको देखिए राष्ट्रीय जनता दल, यानी इसको कहते हैं हम लोग राजद, क्या कहते हैं, राजद। यह आपको बिहार की क्या है, प्रमुख पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड, यह भी आपको बिहार की क्या है, कि आपको एक प्रमुख पार्टी है, ठीक है ना। इसमें ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टी दिए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी, ठीक है ना, इसकी जो स्थापना होती है 1984 में। और बहुजन समाज पार्टी जो है क्या एजेंट है, तो वो आपको राष्ट्रीय पार्टी है, क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इस बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो आपको कांसीराम, क्या है, कांसीराम, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इनके चुनाव चिन्ह को भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा। तो देखिए राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह कहेंगे तो आपको कमल, राष्ट्रीय सॉरी, राष्ट्रीय जनता दल नहीं, मिस्टेक हो गया। देखिए राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह कहेंगे तो आपको लाल टेन, क्या हो जाएगा, लालटेन, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी कहेंगे तो इसका जो चुनाव चिन्ह है कमल, क्या है, कमल। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह कहेंगे तो आपको तीर। बहुजन समाज पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह जो हो जाएगा वो आपको हाथी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वह आपको बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध की जो प्रमुख अड़चने हैं वो आपको क्या है, कह रहा है राज्यपाल का पद। सही बात है, क्योंकि राज्यपाल भी जो होते हैं कभी कभी ये आपको केंद्र के प्रति जो होते हैं वो आपको ज्यादा वफादार हो जाते हैं। जैसे देखिएगा पश्चिम बंगाल राज्य में हमेशा जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच में जो है आपको विवाद जो था होता रहा। तो देखिए, तो राज्यपाल का पद भी जो है ना केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, कि आपको बाधा है।
अनुच्छेद 356 मतलब राष्ट्रपति शासन, राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता क्या है? निर्भरता। तो ये सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, क्योंकि कभी-कभी केंद्र जो होता है ना, ठीक है ना? वो आपको किसी-किसी राज्य के साथ जो होता है, वो आपको दोहरी व्यवहार करता है, ठीक है ना? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में केंद्र और राज्यों के संबंधों में प्रमुख बाधा क्या है, तो क्या कहिएगा जानते हैं? आपको राज्यपाल का पद, इसके अलावा राष्ट्रपति शासन, इसके बाद आपको राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता, ये सभी हो जाएँगे, क्या हो जाएँगे? सभी हो जाएँगे, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? इस बात को आपको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना? तो ये जो देख रहे हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है ना? और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। जब मन होगा तब राष्ट्रपति क्या है कि राज्यपाल को पद से मुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो आपको पंजाब में, मतलब कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ? तो आपको पंजाब में, ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन इससे पहले इसका आंसर कहेंगे, तो आपको डी हो जाएगा, मतलब सभी। चलिए, कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो देखिए, तो संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। तो देखिए, तो यहाँ पे और भी भाग दिए गए हैं, इसको जान लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे समझिए, ठीक है ना? अ, भाग 1, ठीक है ना? आपको क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, क्या कहेंगे? संघ और उसके क्या जानते हैं? राज्य क्षेत्र के बारे में जो है आपको चर्चा की गई, ठीक है ना? कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब कि भारत राज्यों का संघ है। यह बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद सॉरी हाँ, अनुच्छेद 1 भी कह सकते हैं, ठीक है ना? इसके अलावा आपको भाग 1 क्या है? भाग 1, उसके बाद है भाग 2। तो भाग 2 में जो है वो आपको नागरिकता है, क्या है? नागरिकता है, क्या है? नागरिकता है, ठीक है ना? क्या है? नागरिकता है। और अनुच्छेद कहेंगे तो आपको 5 से 11 में नागरिकता, और भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है ना? तो अनुच्छेद 1 से 4 क्या कहेंगे? अनुच्छेद 1 से क्या कहिएगा? तो आपको 4। उसके बाद है भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार, क्या है? मौलिक अधिकार, क्या है? मौलिक अधिकार। तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपको 36 से 51 नंबर के जो अनुच्छेद है, उसमें इसका उल्लेख है। सॉरी, 36 से 51 कहते हैं, 12 से 35, ठीक है ना? मुझे नेक्स्ट वाला याद आ गया था, इससे बाद जो पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में देखिए यहाँ, सुनिए। तो नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 में। चलिए, मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 में, ठीक है ना? और भाग 4 में जो है क्या है, जानते हैं? तो भाग 4 में आपको डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना? तो यह जो है आपको अनुच्छेद 36 से कितना में जानते हैं? तो आपको 51 में है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 22 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 1 से 4 में, ठीक है ना? और भाग 1 में, और इसी में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। नागरिकता के बारे में उल्लेख कहा है अनुच्छेद 5 से 11, भाग कहेंगे 2। मौलिक अधिकार का उल्लेख कहा है अनुच्छेद 12 से 35, भाग कहेंगे 3, ठीक है ना? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख कहा है अनुच्छेद 36 से 51, भाग कहेंगे तो आपको 4। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, समझिए। लेकिन उससे पहले भाई मेरे, इसका आंसर तो आपको सी। चलिए, देखिए, कह रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है किससे? तो देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ना, वो आपको पर्यावरण से संबंधित है। तो आपका यहाँ से प्रश्न आ गया कि सर, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में, ठीक है ना? कहाँ हुआ था? तो आपको स्वीडन में हुआ था। क्या हुआ था? स्वीडन में हुआ था। इसमें कितने देश शामिल हुए थे? तो आपको 19 देश जो है वो आपको शामिल हुए थे। और यह पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर, ठीक है ना, क्या है कि पर्यावरण के सुरक्षा को लेकर यह आपको हुआ पहला सम्मेलन था। क्या था? पहला सम्मेलन था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर हुआ पहला सम्मेलन जो था कौन था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो वह आपको स्टॉकहोम सम्मेलन था। क्या था? स्टॉकहोम सम्मेलन था। और स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? 1972 में। कहाँ हुआ था? आपको स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, ठीक है ना? इसमें कितने देश शामिल हुए थे? तो आपको 119 देश जो है वो आपको शामिल हुए थे, ठीक है ना? और इसी वर्ष निर्णय निर्णय लिया गया, ठीक है ना? क्या हुआ? निर्णय लिया गया कि आपको प्रत्येक 5 जून को, क्या है? 5 जून को क्या होगा जानते हैं? तो आपको विश्व पर्यावरण दिवस, क्या कहेंगे? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपको मनाया जाएगा। क्या हो जाएगा? मनाया जाएगा, ठीक है ना? देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया था वो कब लिया गया था बताइए तो? तो वो आपको
1972 में। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो आपको 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को। तो इन सभी चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? तो दिसंबर 1971। क्या है? 1971। क्योंकि आपको पता होगा कि 3 दिसंबर से लेके, ठीक है ना, क्या है? 3 दिसंबर क्या है? ओ भाई, इधर आ जाओ। देखिए, 3 दिसंबर क्या है? 3 दिसंबर 1971 से लेके आपको 16 दिसंबर, ठीक है ना, 1971 तक जो है आपको क्या हुआ था जानते हैं? कि आपको भारत का पाकिस्तान से क्या हुआ था कि आपको युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को हम लोग क्या कर लिए थे कि आपको मात्र 13 दिनों में जीत लिए थे। और पाकिस्तान के, ठीक है ना, 93,000 सैनिक जो थे हमारे सेना के सामने क्या कर दिया कि आपको आत्मसमर्पण कर दिया। और जानते हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक समर्पण है। क्या है? सबसे बड़ा सैनिक समर्पण है, ठीक है ना। तो सोच सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का कितना बड़ा जो है बुद्धिजील देश है, जिसके 93,000 सैनिक जो होता है भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। तो देखिए, अगर भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से कहेंगे ना, तो ये बहुत है। क्या है? बहुत है। दुनिया में अगर सबसे साहसी सेना माना जाता है ना किसी देश का, तो वो आपको भारतीय माना जाता है। क्योंकि हम लोग जिगर से जो होते हैं ना भाई, स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ सुनिए। तो बांग्लादेश कब बना? तो 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद बना। ये जो बांग्लादेश है ना, यह पहले पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है ना? तो इस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में जो सबसे अहम भूमिका निभाए थे, ठीक है ना? वह आपको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है ना? यानी कि भारत की वजह से ही बांग्लादेश का क्या हुआ कि निर्माण जो है संभव हो पाया था, ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। और उसके बाद बांग्लादेश के जो प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, शेख मुजीबुर रहमान बनते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये सारे जंग जो थे वो आपको छिड़े हुए थे। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है भाई कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही थी? तो यह आपको नरेंद्र मोदी। क्या है? नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आपको परमाणु परीक्षण किए थे 1998 में, ठीक है ना, उस समय यह कहा गया था कि भारत की जो पॉलिसी है ना, वो आपको क्या जानते हैं? नो फर्स्ट यूज है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि हम किसी भी देश पर पहले परमाणु अटैक नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको जब एनडीए सरकार बनी, ठीक है ना, और एनडीए सरकार का जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, ठीक है ना, 2019 में, ठीक है ना, तब राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है आपको मोदी जी के कैबिनेट में, ठीक है ना, मोदी जी के जो आपका मंत्रिमंडल है उसमें वो क्या है? आपको रक्षा मंत्री है। तो उन्होंने ही कहा था कि भारत जो है अपने आप को नो फर्स्ट यूज नीति पर क्या है कि पुनर्विचार जो है कर सकते हैं। तो इसमें से जो नाम होगा ना, वो किसका होगा जानते हैं? तो मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी जो है आपको प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज नीति पर पुनर्विचार की बात कही थी, तो क्या कहेंगे? तो आपको नरेंद्र मोदी। और याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जो है आपको देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए क्या है कि आपको चुने गए हैं। क्या है? चुने गए। और इन्होंने ही एक नारा दिए थे, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का। तो इन सभी चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहीं तक क्या करेंगे, क्लास करेंगे। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सारे चीज़ समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।